अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप इंडिया के बारे में तो बात करते हैं, आप किसी और मुल्क के बारे में बात करते हैं, आप अपने मुल्क के बारे में बात क्यों नहीं करते। तो लिहाजा अब मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ कम अज़ कम एक वीडियो ऐसी ज़रूर आपके सामने रखूँ, बल्कि कोशिश करूँगा कि ज़रूर रखूँ जिसमें मैं आपको अपने मुल्क के हवाले से बता सकूं कि यहाँ पे कितनी आइडियल सूरत हाल है, यहाँ पे कितनी खुशहाली है, यहाँ पे किस तरह की सियासत हो रही है। ज़ाहिर है जब हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं तो हमें अपने मुल्क की भी बात करनी चाहिए। वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब पर आज जितना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, उसके बाद अगर ये इल्ज़ाम सच है, इल्ज़ाम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर ये इल्ज़ाम सच है तो वाकई इमरान खान साहब ने इस मुल्क से भी गद्दारी की है, इस कौम से भी गद्दारी की है और अपने नज़रिए से भी गद्दारी की है। लेकिन इल्ज़ाम डिस्कस करते हैं। मतीउल्लाह जान एक सहाफ़ी हैं। मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए साबिक DG FIA बशीर मेमन ने कुछ इंकशाफात की हैं। बशीर मेमन साहब कहते हैं कि जब खातूने अव्वल बुशरा बीबी की तस्वीर वायरल हुई तो मुझे कहा गया कि तुम जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल है उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाओ। लिहाजा मैंने कहा कि जनाब ऐसा कौन सा सबूत है कि उन्होंने ही ये तस्वीर वायरल की है जिसकी वजह से मैं मुकदमा चलाऊं। फिर मुझे फोर्स किया गया, नहीं तुम नून लीग पर मुकदमात बनाओगे, तुम मुकदमात चलाओगे। तो मैंने कहा कि ये मेरी डोमेन में मामला नहीं आता, ये सूबाई डोमेन में आता है, लिहाजा ये काम पंजाब ही करेगा, पंजाब में ये मुकदमा चलेगा, या इस्लामाबाद में मुकदमा नहीं चलेगा। कहते हैं खान साहब मुझसे नाराज़ हैं, खान साहब मुझ पे मुसलसल प्रेशर डलवाते रहे कि तुम मेरे ताबे नहीं हो, तुम मेरे कहने पे काम नहीं कर रहे। फिर दूसरा उन्होंने इंकशाफ किया कि ख्वाजा आसफ, उन पर दुबई में अकामा उन्होंने ले रखा है और वहाँ से वो तनख्वाह भी ले रहे थे। तो मुझे कहा गया उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाए। मैंने कहा कि मुकदमा तो चलाते हैं लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिलेंगे, लिहाजा हमने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की कोशिश की और हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, हमें कोई सबूत नहीं मिल सके। हमें कहा गया अगर कोई सबूत मिल जाता है तो हम उन पर आर्टिकल 6 लगाते हैं, गद्दारी का मुकदमा चलाते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मुझे प्रेशराइज़ किया गया, यानी सारे वो इल्ज़ामात लगाए हैं जिन पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। जब आप अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं तो आप न्यूट्रल बात करते हैं। जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं उसमें ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कोई अल्लाह की जानब से उतारी हुई कोई मुक़द्दस पार्टी है जो ना अकामा ले सकती है, ना वो किसी की इज़्ज़तें उछाल सकती है और ना ही वो कभी करप्शन कर सकती है। लिहाजा अगर उनके ख़िलाफ़ किसी ने कुछ कहा है तो ये बड़ी गलत बात है। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाकई ज़ाती तौर पे इंतकाम लेने के लिए ये कहा है तो ये वाकई बहुत गलत है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला मतीउल्लाह जान है जो हर वक्त इस बात की तलाश में होता है कि कब हमने अदारों को बदनाम करना है, जो वन साइडेड ओपिनियन देता है, जो एक ख़ास एजेंडे पे काम करता है। फिर इंटरव्यू देने वाले सरकारी अफसर बशीर मेमन साहब जो कि इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं, वो सिर्फ नून लीग की साइड ले रहे हैं, सिर्फ नून लीग की साइड ले रहे हैं। फिर क्या हम नहीं जानते कि माजी में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो मुतनाज़ा तस्वीरें थी वो भी इन्होंने लीक की, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर जनाब इस वक्त मुल्क में जो सबसे अहम खबर चल रही है वो ये है कि नवाज शरीफ गद्दार हैं या गद्दार नहीं हैं। गद्दारी के हवाले से खबरें चल रही हैं। फिर ये कहा जा रहा है हमें ये फ़ख्र है कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं।
इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा गया, इससे पहले फिर मोहतरमा फ़ातिमा जना साहिबा को गद्दार कहा गया। कल एक मैंने वीडियो की थी एक चैनल के लिए, उसमें मैंने कहा था फ़ातिमा जना का और नवाज़ शरीफ का कोई मुकाबला नहीं है। जिन लोगों ने भी फ़ातिमा जना को गद्दार कहा उन्होंने गलत किया। फ़ातिमा जना जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, यानी कौम की माँ, अगर कौम की माँ गद्दार है तो इस कौम का कोई बेटा ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने कहा था अगर फ़ातिमा जना गद्दार है तो इस मुल्क का कोई जर्नैल, इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म, इस मुल्क का कोई टीचर, कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई मेरे जैसा, कोई सहाफ़ी, कोई जर्नलिस्ट, कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। वो फ़ातिमा जना जिनके बारे में कायदे आज़म ने फरमाया था कि अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, मैंने मेहनत की है, तो मेरे से ज़्यादा इसमें फ़ातिमा जना का हाथ है, जिसने इस मुल्क के लिए मेहनत की। फिर मैंने कल उस वीडियो में मैंने आपको बताया था किसने गद्दार कहा था, जनरल अयूब ने, जिसको आप सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन कहते हैं। फिर कौन लोग कहते हैं? पीपल्स पार्टी वाले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसकी गोद में आया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसकी कैबिनेट का हिस्सा था? फिर मैंने आपको बताया कि नवाज़ लीग जो खुद फ़ौज की गोद में बैठ के आए। फिर मैंने आपको बताया कि खुर्रम दस्तगीर, उनके वालिद गुलाम दस्तगीर जो कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन की, तो फ़ातिमा जना साहिबा का जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था, तो इन्होंने एक कुतिया के गले में लालटेन डालकर पूरे गुजरांवाला में घुमाई थी और कहा था देखो देखो फ़ातिमा जना इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। तो कौन सी गद्दारी की बात करती हैं? कौन सा आप अपने आप को कहते हैं कि फ़ातिमा जना को भी कहा गया था? कहाँ फ़ातिमा जना और कहाँ आप? फिर ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस हमाम में सब ही नंगे हैं, सब नंगे हैं। उसमें जो भी कह लें आप, माजी में अदारों के अहम लोग भी आप कह लें, हमारे सहाफ़ी भी कह लें, हमारे सियासतदान भी कह लें, अगर जुर्रत है तो खुर्रम दस्तगीर को पार्टी से निकालें। अगर आपने फ़ातिमा जना के हक़ में खड़ा होना है, जुर्रत है तो बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैसे आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त किस कैबिनेट का हिस्सा थे। फिर ये मैंने आपको बताया, कल ये बयान दिया असद उमर के जो भाई हैं ज़ुबैर उमर, साबिक़ गवर्नर कराची, साबिक़ गवर्नर सिंध, उन्होंने ये बयान दिया। उनके जो वालिद हैं मेजर जनरल गुलाम उमर रिटायर्ड, उनके तो याह्या खान से अच्छे ताल्लुकात थे, जिसका पाकिस्तान तोड़ने में अहम किरदार था। और भुट्टो के वक्त, बल्कि भुट्टो साहब से पहले अयूब साहब के वक्त में वो अहम ओहदे पे थे। तो जो बयानात दे रहे हैं उनके वालिदैन भी इस काम में मुलव्वस रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मतीउल्लाह जान जो आज ये इंटरव्यू कर रहा है, इनके वालिद भी फ़ौज में आला ऑफिसर रहे हैं, इनके वालिद भी फ़ौज में थे। तो आपके अपने वालिदैन ये सारे काम करने में मसरूफ़ थे, आप अपने बारे में ये बात करते नहीं हैं और आप सिर्फ़ एक अदारे को बदनाम करते हैं। फिर मैं तो हमेशा न्यूट्रल बात करने का आदी हूँ। इस मुल्क में आप कह लें, जैसे मैंने कहा कि इस हमाम में सब ही नंगे हैं, तो आप नहीं कह सकते कि जर्नैलों ने गलतियाँ नहीं की। आप नहीं कह सकते कि आपके सियासतदान गद्दार नहीं थे, इन्होंने गलतियां नहीं की। लेकिन हमें इंतहा पसंद किसी मामले में भी नहीं होना होगा, हमें डायलॉग्स करने होंगे, हमें बातचीत करने होंगे। एक क्लिप मेरी नज़र से गुज़रा और जब से मैंने सुना है मेरा खून खोल रहा है। साबिर शाकर साहब और चौधरी पता नहीं गुलाम हुसैन साहब हैं या मोहम्मद हुसैन साहब है, क्या नाम है उनका, उनके साथ बैठे होते हैं। वो पाकिस्तान को, इसके निज़ाम को रसूल अल्लाह के निज़ाम के साथ कंपेयर कर रहे थे कि रसूल अल्लाह के पास एक आया बंदा मुसलमान फ़ैसले के लिए, और फ़ैसला जनाब जब मुसलमान के हक़ में नहीं हुआ बल्कि यहूदी के हक़ में हो गया, तो हज़रत उमर के पास गया। हज़रत उमर से उसने कहा कि रसूल अल्लाह ने मेरा फ़ैसला जो किया मेरे हक़ में नहीं किया, तो आपने कहा कि आपको रसूल अल्लाह के जो फ़ैसला है उस पर एतबार नहीं है। उसने कहा नहीं है, तो आप अंदर गए और आके आपने उसका सर कलम कर दिया। तो ये चौधरी साहब साबिर शाकर साहब के साथ बैठ कहते हैं कि इस मुल्क में जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं,
ان کے سر قلم کر دیے جائیں, تلوار سے ان کا صفایا کر دیا جائے. لیکن جو بندہ کسی بھی وجہ سے فوج پر, اداروں پر, پاکستان پر, اس کی اساس پر حملہ کرے, اس کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے جی, جو آپ کو یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ, ان کے پاس ایک بندہ آیا جو سو کالڈ مسلمان, کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, تو جی میرا آپ کچھ کریں. ان کا ہاں رسول پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, ہاں بھائی اچھا ابھی ٹھہرو. اندر گئے, تلوار لے کے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا. ان کا جس کا فیصلہ رسول پاک نے کر دیا ہو تو پھر وہ بندہ مطمئن نہ ہو تو اس کا علاج یہ ہے. جو لوگ پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے, صاف کرو. اداروں کے خلاف کبھی نہیں بولنا چاہیے. ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر بنا سوچے سمجھے آواز نہیں اٹھانی چاہیے. ہر ملک کے کچھ راز ہوتے ہیں, لیکن اس نہج پہ بھی نہیں جانا چاہیے کہ آپ سر قلم کرنا شروع کر دیں, آپ اس طرح کی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں, جبکہ آپ کو پتہ ہو کہ ماضی میں اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو آپ کو شرم آنی چاہیے. اور بطور قوم میرا تو بلکہ اس پیشے سے تعلق ہونے کے سلسلے میں ساری شرم سے جھک چکا ہے کہ کس طرح کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قدر انتہا پسند ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اب ہو سکتا ہے آپ مجھے گالیاں دیں, لیکن اس طرح کی باتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں. فلاں کا گلا کاٹ دو, فلاں کو گولی مار دو, فلاں کو فلاں کو چوک میں کھڑا کر کے لٹکا دو. اس طرح سے ملک نہیں چلتے. پاکستان زندہ باد.